कार मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट बट हिली रोड। स्ट्रेट है बट हिली है, हिली मतलब चढ़ाई है कुछ ऐसे। वन सेक्शन हैज़ द क्रेस्ट एंड डिप ऑफ द सेम रेडियस। तो क्रेस्ट का मतलब ये, और डिप का मतलब इधर पे ये ऐसी फिर हिली है, तो डिप का मतलब ये। और इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ठीक है, सेम रेडियस 250 मीटर रेडियस एज द कार पासेज ओवर द क्रेस्ट द नॉर्मल फोर्स ऑन द कार इज हाफ द 16 किलो न्यूटन वेट ऑफ द कार। तो वो क्या बोल रहा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। एज द कार पासेज ओवर द क्रेस्ट, क्रेस्ट से जब पास कर रही है कार तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज़ 1/2 ऑफ द 16 किलो न्यूटन वेट ऑफ द कार। तो इसका वेट कितना दिया हुआ है, 16 किलो न्यूटन। तो इसका आधा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इसका आधा है। तो अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर मार्क करोगे 16 का आधा, दैट इज़ 8 किलो न्यूटन। और नीचे इस तरफ मार्क करोगे 16 किलो न्यूटन, क्योंकि उसका मास ये है। फिर what will be the normal force on the car as it passes through the bottom of the dip। तो जब यहाँ से पास करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। यहाँ का तो बता दिया उसने कि इतना होगा, लेकिन जब यहाँ पहुँच जाएगी तब नॉर्मल कितना होगा, मतलब ये निकालना है हमें। यहाँ पर जब कार होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो क्या करेंगे इसमें, ये सर्कुलर मोशन में है यहाँ पर और यहाँ भी सर्कुलर मोशन में, दोनों फोर्स मार्क्ड हैं, तो हम एक्सेलरेशन से बराबर कर देंगे नेट फोर्स को। नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है यहाँ पे 16, और अवे कितना लग रहा है 8। तो नेट कितना हो जाएगा सेंटर की तरफ 8 किलो न्यूटन। वो किसके बराबर होगा, mv²/r, ठीक है। v क्या है जिसमें, v है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होनी चाहिए शायद। रेडियस दिया हुआ है, कार पासेज होता है ये अच्छा हाँ ठीक है। एक और जो पहले वर्ड में लिखा हुआ है कि कार मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर अगर v है तो यहाँ भी v ही रहेगी, चल वो एक ही स्पीड से रही है, ठीक है। तो ये v एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन, यहाँ पे ये n है नीचे, mg कितना लगेगा, वो तो 16 ही लगेगा, 16 किलो न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ है। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है क्योंकि सेंटर इधर है, तो यहाँ लिखेंगे n-16 इज इक्वल्स टू mv²/r। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो बराबर है, तो 8 मतलब n-16, तो n-16 इज इक्वल्स टू 8 पे n की वैल्यू आ गई 24 किलो न्यूटन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते हैं। ऐसे तुमने वर्ड सुने होंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रीफ्यूगल समझते हैं। तो देखना, सेंट्रीफ्यूगल इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स। इसको ऐसे याद रखो, इट इज नथिंग बट सूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सूडो फोर्स क्या था रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा।
किस किस को नहीं याद है सूडो फोर्स, मतलब कुछ भी याद है सूडो फोर्स के बारे में? याद है? याद है? तुम्हें याद है? क्या याद है बताओ? सोचो सोचो, लिखो कागज़ में, लिखो सूडो फोर्स के बारे में जो जो जानते हो। लिखो लिखो लिखो, इक्वेशन लिखो, उसकी सिचुएशन क्या थी। तो सिचुएशन ऐसी थी, इसमें याद आ गया सबको कुछ कुछ जितना भी आ सकता था? हाँ, लिफ्ट वाली सिचुएशन। फिर ऐसे लिफ्ट जैसा याद नहीं रख सकते तो लिफ्ट सूडो फोर्स मतलब अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है और हमें उसके अंदर किसी का एफबीडी बनाना है, तो उसका एफबीडी बनाने के जो भी हम फोर्सेस लगाते हैं वो तो लगाते ही, जितने भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में फोर्सेस लग सकते हैं वो तो लगाते ही, उसके अलावा एक एडिशनल फोर्स लगा देते, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। और उसका मैग्नीट्यूड होता है इसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन किस तरफ होता? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। कितना ये कितने लोगों को 100% याद था मतलब इस मोमेंट पे? ओके, तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो ये एकदम से समझ में आएगा। लेट्स से कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है, ये रस्सी यहाँ पर है ठुकी हुई, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है सर। तो क्लियरली ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन किस तरफ है इसका? इस तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेट्स से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ये, तो दैट इज़ v²/r। ठीक है, अब हमने इस पे फोकस किया कि लेट्स से इस पे एक चींटी बैठी हुई है और उसका एक्सेलरेट, उसका हमें वो बनाना है एफबीडी, तो उसका एफबीडी बनाया है यहाँ पे हमने। तो उस पर जो भी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह, उसका एमजी वगैरह सब लग रहा होगा, जो नॉर्मल फोर्सेज है, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं। टेंशन उस पर नहीं लग रहा होगा ना, टेंशन तो इस पर लग रहा है, बट ये एक्सेलरेट कर रही है, ये जो चींटी है ये एक्सेलरेट कर रही है। किधर एक्सेलरेट कर रही है? इस तरफ। तो इसका मतलब एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा अगर हम इसको इस फ्रेम में लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो वो सूडो फोर्स कितना होगा? वो सूडो फोर्स विल बी mv²/r। यही कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस सूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर रोटेटिंग फ्रेम में हमें कुछ चीज़ सॉल्व करनी है, किसी का एफबीडी बनाना है, तो फिर तो हम बना देंगे सूडो फोर्स लगा के। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो एक रॉड है, उस पर एक मास टिका हुआ है A, उससे भी कनेक्टेड एक और रॉड है, उस पर मास टिका हुआ है B, और इनकी लेंथ 1 मीटर है, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये पूरा का पूरा फ्रेम, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और एंगुलर स्पीड है उसकी रोटेशन की ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ेगा इससे पहले, तो मुझे याद नहीं मैंने बताया है कि नहीं कभी, बट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सर्कुलर मोशन में ये ओमेगा से जा रहा है ना, एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा है, तो क्लियरली अगर स्पीड देखेंगे तो इस पॉइंट की थोड़ी कम होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी सब और ज़्यादा होगी, इस पॉइंट की सबसे ज़्यादा होगी,
तो ये जो स्पीड है हम लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, लेट से यहाँ पे लिखनी है, तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेट से x दूर है, r बोल देते हैं ना, रेडियस r दूर है, तो इसकी स्पीड लिख सकते हैं हम। स्पीड इज रिटन एज ओमेगा, स्पीड इज रिटन एज ओमेगा इंटू r। इतना याद रखो, ये क्वेश्चन में काम आएगा। स्पीड लिख सकते हैं हम किसी पॉइंट, जैसे इसकी स्पीड लिखनी पड़ेगी अभी थोड़ी देर में, इसकी स्पीड लिखनी पड़ेगी, तो हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओमेगा इंटू r, ये होती है स्पीड किसी पॉइंट की। जितना ज़्यादा ओमेगा होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा वो। सो ओमेगा इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है 2 blocks A and B of mass is 1 kg, 2 blocks A and B of masses 1 kg and 3 kg are attached with two massless strings as shown in figure. Two massless strings as shown in figure. The system is kept over a smooth table. The system is kept over a smooth table. And it is rotated about the axis, rotated about an axis shown in the figure, with constant angular velocity. Omega is equals to 2 radian per second. So find direction and magnitude of centrifugal force on first part, A as absorbed by B, A as observed by V, and B as observed by A, and B as observed by A. Direction and magnitude of centrifugal force A का मास है 1 kg, B का मास है 3 kg। तो इतना बड़ा सब कुछ लिखा है, बस हमें ये बताना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए पे कितना लग रहा है और बी पे कितना लग रहा है। ठीक है, अभी बस एक चीज़ करते हैं, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, सबसे पहले v निकालना पड़ेगा इसका। v कितना होगा 1 × 2। ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 इसका वो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ये वाला v इक्वल्स टू ओमेगा r।
कि ये ओमेगा से घूम रहा है और इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती जाएगी, तो इधर पे पहुँचे कितनी स्पीड हो जाएगी, v इंटू ओमेगा इंटू दिस 1, तो ओमेगा 2 है और ये 1 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको पॉइंट मास की तरह मानो, इसकी कोई थिकनेस मत मानो, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूरी पर हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लिखा है ना अपने, ए ऑब्जर्व बाय बी, बी ऑब्जर्व बाय ए, ये थोड़ा सा अभी कर सकते हैं, अभी आओ ज़रा इस पर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये v का क्या काम रहेगा, v का काम रहेगा v स्क्वायर बाय आर एक्सीलरेशन लिखने के लिए अंदर की साइड। तो अभी देखना कि सूडो फोर्स के अलावा इस पर टेंशन वगैरह भी लग रहा है, तो वो सब कैलकुलेट करना पड़े, तो हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं b से। तो लेट्स से इसमें टेंशन T1 है, T2 बोल देते हैं, लेट्स से इसमें T1 है और इसमें T2 है, तो b का एपीडी बनाया, तो T2 यहाँ लग जाएगा और कुछ बस एक ही फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, mg नहीं लगेगा यहाँ, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेबल पे चल रहा है, mg को बैलेंस कर रहा होगा वो। और नेट एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, नेट एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, कितना होगा वो, v स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से T2 लिख देंगे हम mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, r वगैरह सब मालूम है, v मालूम है, सब मालूम है। मास इसका 3 kg है और v इसका कितना है 4 स्क्वायर बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से 4 गिरे थे 12 न्यूटन, इसमें टेंशन आ गई। क्या क्या मास 3 लिया तो हाँ, यहाँ को मास 3 kg है इसका, ये 1 kg है, 4 क्यों हुई, 4 ये फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा 2 है, तो ये आ गया T2 आ गया यहाँ से, किसकी रेडियस, हाँ रेडियस तो 2 होगी, यस, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो कितना हो जाएगा, नहीं नहीं स्क्वायर है ना, 16 इंटू 16/2 8 3 24 हो जाएगा। तो अब इस पे इसका बनाते हैं आप, तो इस पे क्या होगा, T1 इधर लग रहा है, अभी हम ग्राउंड फ्रेम में बना रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल का कोई यूज़ नहीं किया, T1 इधर और T2 इधर, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, ये 1 kg है, इसके लिए क्या लिखेंगे T1 माइनस T2, इसके लिए लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अब mv स्क्वायर बाय आर लगाएंगे, तो v स्क्वायर कितना है इसका 2 स्क्वायर और r कितना है, r है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा T1, T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बाय 1 दैट इज़ 4, तो T1 की वैल्यू हो गई 28। ये इतना अपन कुछ भी मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं किया, ऐसे ही निकाल लिया T1 T2। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए एज ऑब्जर्व बाय बी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना कुल मिला के। तो अब देखो कितने अपन को बहुत इजीली ये चीज़ तो समझ में आ गई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड वाइज। सेंट्रीपिटल का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है। लेकिन अब इनने सिचुएशन दी है बना के कि बी को हमें रेस्ट पे लेके आना है, फिर उसके नज़रिए से देखना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, इसको बी एज ऑब्जर्व बाय ए, ठीक है। बी को पहले सॉल्व करते हैं फिर ए को कर लेंगे, क्योंकि ए एज ऑब्जर्व बाय बी में इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा।
कि इसके विजुअलाइजेशन में तो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ट्रेन चल रही है मान लो, सब ऐसे चक्री चल रही है, तो इसको ये कैसा दिख रहा होगा? मतलब ये ऐसे मान लो ये झूला है, झूले में तुम एक यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ बैठा हुआ है, ये गोल ऐसे घूम रहा है झूला, तो इसको ये कैसा दिख रहा होगा? ऐसे गोल घूमता हुआ दिख रहा होगा, ऐसे बाहर फिकाता हुआ दिख रहा होगा कि उधर जा रहा है वो, तो उस पर एक फोर्स महसूस हो रहा होगा उसको, समझ में आया? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालो चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो, बात बराबर है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो हमें इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो देखना, इस पर अगर हम इसको रेस्ट पे कर देते तो ये वाला फोर्स उस तरफ मार्क करते, ये जो पिंक वाला फोर्स है ये रेस्ट पे आ जाता तो वो उस तरफ, अब क्योंकि एक्सीलरेशन इस तरफ है तो सूडो फोर्स उस तरफ होता तो यही ना, mv²/r। और यहाँ पे भी अगर इस पर हमने नेट एक्सीलरेशन इस तरफ मार्क करना भूल गए, ये एक्सीलरेशन ऑफ ए था, बी था, ये एक्सीलरेशन ऑफ ए था, ठीक है, वो भी v²/r था। तो अगर सूडो फोर्स के लिए बनाते तो ये उस तरफ लगाते, रहता तो अल्टीमेटली यही ना। तो आंसर क्या होगा? ए का लिखो चाहे बी का लिखो, सूडो फोर्स तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट। पहले का आंसर और दूसरे का अलग अलग होगा क्योंकि पहले ए पे पूछ रहा है, दूसरा बी पे पूछ रहा है। तो सूडो फोर्स ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन बी इज मास ऑफ बी इंटू जो भी स्पीड है बी की उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये जो भी आर है उसका, तो लिख दो ये 3 इंटू 4² डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? आर है वहाँ पे 2, तो सॉल्व हो के कितना आ जाएगा? वो 24 न्यूटन ही आ जाएगा। और दूसरे वाले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ए, नहीं बी का आंसर है, ए का डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका मास ए का वी, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, तो इसको सॉल्व करके लिख दो 1 इंटू v² इज़ 4 दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1, 4 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स, बस इतना याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल वाले। फर्स्ट की वेलोसिटी 2 थी, यस यस, ये यहाँ पे 2² आना चाहिए ना, तो 2² 4 ही तो हो जाएगा, 4²। तो लिखो एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल with increasing its speed uniformly. A particle is revolving in a circle with increasing its speed uniformly. Is uniformly. Which of the following will be constant? Which of the following is constant? Which of the following is constant? Which of the following is constant? पहला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा ऑप्शंस भी हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या तीसरा एंगुलर एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, एंगुलर, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल या एंगुलर। बताओ क्या है आंसर, टिक लगाओ। एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली, मतलब थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी और बढ़ गई, सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बताना क्या कांस्टेंट होगा। और ये भी दिया यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। कौन सा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा? सेम रेट से बढ़ रही है, हाँ। मतलब कि अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, हाँ। तो देखो किस किस के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। एक दिया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? mv²/r। तो अब v तो चेंज हो रहा है, तो क्लियरली ये चेंज होगा, तो ये आंसर नहीं है। फिर टेंजेंशियल, टेंजेंशियल होता है dv/dt। तो dv, अब v चेंज हो रहा है बट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो मतलब इसका जो भी डिफ्रेंसिएशन आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो हाँ ये सही है। और तीसरा लिखा हुआ है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा तो ओमेगा को चेंज कराने वाला खिलाड़ी होता है, तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है अगर v चेंज हो रहा है तो, है ना। तो ये भी चेंज, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ती, कुछ ऐसे उससे बढ़ती, मान लो सपोज v² के कुछ से बढ़ती, कि मतलब थीटा का स्क्वायर से बढ़ती, तब फिर ये कांस्टेंट नहीं होता। ये यूनिफॉर्मली लिखा है तभी ये कांस्टेंट हुआ, अदरवाइज नहीं होगा। लिखो सेकंड क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। Particle is moving in a circular path with a constant speed. If theta is the angular displacement, if theta is the angular displacement, then starting from theta equal to 0, then starting from theta equal to 0, the maximum and minimum change, the maximum and minimum change, the maximum and minimum change in the linear momentum will occur, in the linear momentum will occur when the value of theta is, minimum change in linear momentum will occur when value of theta is respectively 45 degree and 90 degree, respectively 45 degree and 90 degree, B 90 degree and 180 degree, C 180 degree and 360 degree, D 90 degree and 270 degree. इनमें से एक सेलेक्ट करना है। सर्कल में घूम रहा है, मैक्सिमम 360 हो सकता है। क्या? हाँ,
फिर मिनिमम 180 हो सकता है इस हिसाब से, तो अगर सी आंसर है। मैक्सिमम मिनिमम एंगल थोड़ी पूछा है, अच्छे पढ़ो गाड़ के क्या पूछा है, मैक्सिमम एंगल पूछा है क्या? कौन सी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करवाना चाहते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो ज़रूरी नहीं है लीनियर मोमेंटम तभी मैक्सिमम या मिनिमम हो जब एंगल मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा। चेंज, और पता है लीनियर मोमेंटम भी नहीं, मिनिमम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब इस क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इसका। तो देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर। ऐसा कुछ सुना है इम्पल्स? इम्पल्स नहीं भी सुना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F इक्वल्स टू dp/dt। तो ये है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये असल में। चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो dp है, दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और वो किसके बराबर है? वो है F.dt, इसके बराबर। इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा? दिस इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये इम्पल्स होता है। ठीक है, ये मतलब अचानक से याद आ गया तो ये याद रखना, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बस इतनी सिंपल कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल दिया तो इम्पल्स निकाल दिया। कहीं पे ऐसा आ जाए इम्पल्स फाइंड कर दो, ऐसे फाइंड कर देंगे। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इफ थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0, मैक्सिमम एंड मिनिमम चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज रिस्पेक्टिवली। तो लेट्स से ये घूम रहा है ऐसे, और इसको थीटा इक्वल टू 0 मान लिया, लेट्स से यहाँ से शुरू हुआ, फिर ये थीटा बढ़ता गया, दिस इज थीटा, नहीं ये कुछ रैंडम थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0। यहाँ से शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते पहुँच रहा है वो ऊपर, तो बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या? कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ये भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्पीड यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी, हर जगह वही है। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा उस पर वो कहाँ लगेगा झटका, इम्पल्स। तो सबसे ज़्यादा झटके में कब रहेगा वो अपन समझते हैं। तो मान लो सपोज़ ये कुछ रैंडम थीटा है यहाँ पर, और इस पर हमने एफबीडी बना लिया, एमजी यहाँ लग रहा है, टेंशन यहाँ है, इसको रिजॉल्व कर लिया फटाफट। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला, तो ये वाला भी थीटा होगा, सो दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसको रिजॉल्व करना नहीं चाहिए हमें, क्यों नहीं इसको रिजॉल्व करना चाहिए? क्योंकि हमें उस तरफ लिखना है, तो इस तरफ रिजॉल्व करते हैं, ऐसे में एम जी को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये लग गया एम जी, दिस इज़ थीटा, तो ये वाला थीटा होगा, तो ये वर्टिकल, ये वाला तुम्हें खुद से मिलाना पड़ेगा, ये वाला थीटा होगा, तो इस तरफ आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा एम जी साइन थीटा, जिससे कोई मतलब नहीं है हमें तो बस ये वाले से मतलब है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे टी, मतलब हम क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं नेट सेंट्रीपिटल किस तरफ है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से देखो थीटा वेरिएबल है, थीटा चेंज हो रहा है, टी की वैल्यू डिपेंड करेगी कि थीटा क्या हुआ। ये बात समझ में आ रही है क्या? हैवी हो गया ये क्वेश्चन, बट सुनते जाओ। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब जहाँ पर
टेंशन मैक्सिमम होगी, वहीं पे इम्पल्स मैक्सिमम होगी, ऐसा मान सकते हैं क्या? अच्छा मैथमेटिकली देखो, सब मानेंगे या नहीं मानेंगे उस पर अपन थॉट पॉइंट नहीं रखते, बस अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू करनी है कैलकुलेट। तो मैक्सिमम कब आएगी? जब थीटा 0 हो जाए, बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। 0 360 डिग्री का ऑप्शन है, हाँ 0 इस 360 डिग्री के बराबर। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये सब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल केवल यही है। तो इस एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी? जब ये सबसे बड़ा होगा। तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, तो इट शुड बी 1 फॉर मैक्सिमम। और मिनिमम के लिए क्या? -1। कॉस थीटा -1 भी पहुंच सकती है, तो मिनिमम के लिए -1। तो थीटा मैक्सिमम कब होता है? 0 डिग्री पे, व्हेन कॉस 0 इज़ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा कितना आ जाएगा? 0। और इसके मिनिमम के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 180। तो 0 और 360 डिग्री एक ही चीज़ है, तो 180 और 360 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब कलेक्टेड क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं करना था हमें। एक ऐसे क्वेश्चन को देखो, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिचुएशन है। एक पेंडुलम का बॉब लटका हुआ है, ठीक है, और हमने इसको स्पीड दी 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी रेडियस है 1 मीटर और मास है इसका m, मास की वैल्यू नहीं पता हमें, m है। तो ये मतलब कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ? इसके साथ ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ तक जाए फिर लौट के आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो गोल घूम के पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक जाए और फिर यहाँ से ढीला पड़ जाए तो ऐसे आ जाए। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुँचेगा, है ना, कितनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा ये। लास्ट वाला मतलब कि ऐसे जाए, एक तो सिचुएशन ये कि यूँ जाए और यहीं से आधे सर्कल से ही लौट के वापस आ जाए यहाँ पे, या एक सिचुएशन ये कि पूरा गोल घूम जाए और घूमता ही रहे एकदम परफेक्टली, रस्सी कभी ढीली हो ही नहीं। बट तीसरी सिचुएशन की यहाँ पे गया, यहाँ पे ढीला पड़ गया रस्सी उसकी, तो रस्सी उस टाइम पे एकदम से टेंशन लूज हुई तो सर्कल में तो जाएगा नहीं, वापस भी ऐसे नहीं आएगा क्योंकि अभी प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप हो गया, तो ऐसा कुछ गिर जाएगा फिर। ये समझ में आ रहा है सिचुएशन? तुमने रस्सी बांध के अगर थोड़ा तेज़ी से घुमा दिया तो गोल घूम जाएगा पूरा, थोड़ा हल्का सा टच किया तो ऐसा जाएगा फिर वापस आ जाएगा, थोड़ा इंटरमीडिएट दिया तो जाएगा फिर ढीला पड़ के रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो ऐसा आ जाएगा। तो इसमें अपन को बताना है मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा ये। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है इसको। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी कि लेग से वो कुछ रैंडम एंगल थीटा तक पहुंचेगा। तो हमने मान लिया कि वो लेग से यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि ये इससे ज़्यादा होगा कम होगा, वो अभी बस मान लिया। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा आ गई तो फिर समझ जाएंगे कि ऊपर जा रहा होगा वो सॉल्व हो गया। तो मान लिया कि यहाँ पे जाके इसकी स्पीड हो गई कुछ रैंडम v। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं, वही काम फिर एक बार, mg नीचे, टेंशन इधर, इसको रिजॉल्व करना है, mg cos थीटा इधर और इधर आ गया mg sin। इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो ऐसे लिख रहा है उस रिजॉल्यूशन। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बस ये और ये इसका काम आ रहा है।
तो यहाँ पे लिखेंगे एक इक्वेशन t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आके एकदम रुक गया, जस्ट ठहर गया, तो v क्या हो जाएगा, 0 उस मोमेंट पे। तो अगर ये यहाँ पे ठहर गया, ये सिचुएशन 1 अगर पे रुक गया ये, तो v 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो टेंशन की वैल्यू उस मोमेंट पे हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो गई। तो क्या करें अब, ठीक है, निकालना क्या है हमें निकालना है कि थीटा का क्या है, व्हाट इज़ थीटा। तो टेंशन के टर्म्स में तो नहीं निकाल पा रहे हैं हम, तो एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन चाहिए रहेगी हमें, इससे सफिशिएंट कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि टेंशन भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है। तो अब एनर्जी के टर्म्स में सोचते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो लेट्स से ये एच ऊपर गया यहाँ से, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी लॉस हो गई और वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इसकी यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वो लिख दे, डेटा ही लिख देते हैं, हाफ इंटू एम इंटू 3 स्क्वायर। वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो कितने ऊपर पहुंच गया, एम जी एच ऊपर पहुंच गया, तो एम जी एच। तो देखना यहाँ से एच कैलकुलेट हो जाएगा, एच इज़ वॉट 2g बाय रूट 2g बाय 3 स्क्वायर। ठीक, तो अभी देखो क्या, अगर h हमें पता चल गया, इफ़ वी नो h, तो हमें ये भी पता चल जाएगा। ये सिचुएशन समझ रहे हैं, टोटल 1 है और ये कितना होगा, ये होगा 1 माइनस एच, दिस इज h, तो ये बचा हुआ रेडियस का 1 माइनस एच। एक बार अगर ये लेंथ पता चल गई तो ये तो हमें पता ही है, दिस इज 1, दिस इज 1 माइनस एच। ये थीटा एंगल में हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच बाय 1। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, h कितना हो जाएगा 9 बाई 2g, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू लगभग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 9 बाई 20 यानी कि 4.5 बाई 20 0.45। ठीक है, तो कैलकुलेशन को छोड़ो, अभी इस पे आ जाओ कि ये हमें 0.45 मिल गया, टोटल 1 था, तो ये कितना हो गया, ये 0.55 हो गया, ये 0.45। और ये वाला एंगल क्या है, थीटा। इस ट्राइंगल को देखो, इस बड़े ट्राइंगल को, तो थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तो 1 माइनस एच दैट इज 0.55 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा 0.55। ये सिचुएशन समझ में आ रही है? ऐसी सिचुएशन मतलब हमने एक जनरलाइज सिचुएशन थीटा के टर्म्स में सॉल्व करके देख ली। क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक सिचुएशन आएंगे कि वो यहाँ मतलब अब ये थीटा निकल गया हमारे पास कि यार ये यहाँ तक पहुँचेगा और थीटा की वैल्यू आ गई, लेट्स से हमें क्या होता है, एच निकालना था हमें, एच। हाँ तो एच निकालेंगे अब। एच कैसे निकल, एच तो निकल चुका 0.55, 0.45, ये भी निकल गया, एच भी निकल गया। तो ये सिचुएशन समझ में आ रही है तुम्हें कि ऐसी जनरलाइज सिचुएशन हमने कर ली। और ब्रॉडली किया क्या इस सिचुएशन में, एक तो हमने इस पॉइंट पे एफ बना के ये इक्वेशन लिखी और दूसरा एनर्जी वाली इक्वेशन से थीटा में रिलेशन निकाल लिया, है ना। तो अब थीटा पता चल गया तो टेंशन भी पता चल जाएगी यहाँ से, दिस इज ऑल्सो नोन उस पॉइंट पे। तो इनिशियल स्पीड डिटरमाइन करती है, हमें क्या पता था, केवल एक चीज़ को वेरी करा था क्योंकि हमने कैलकुलेट किया कि ये यहाँ तक हमने मान लिया कि रुक गई। हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है उसका कि यहाँ पे आकर रुक गई, यहाँ पे तो हमने मान लिया कि चलो ये यहाँ पे नहीं गई, यहाँ नहीं गई। तो अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा आ जाता, ये कॉस थीटा के लिए 0.55 है, नेगेटिव आ जाता अगर 90 से ज़्यादा होता तो फिर हमें पता चल जाता कि ये सिचुएशन नहीं, वैसी सिचुएशन होती, ऊपर पहुँच जाता वो।
तो इसलिए हम श्योर हो गए कि रुक गई वहाँ जाके। आ रहा है समझ में? तो ये तुम्हें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएगा। अच्छा, इसको इस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बने, नहीं अगर हो पा रहा है तो छोड़ देना, ज़्यादा फाइट मारने की ज़रूरत नहीं है। अब बन रहे हैं स्मूथली तो बहुत वेल एंड गुड।